टू एंथ्रोवर्ड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन, जो कि पेपर 1 का टॉपिक नंबर 5 है और यह वीडियो रिलीजन का पार्ट 2 वीडियो है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड पीजन सोसाइटीज़, रिलीजन, मैजिक एंड साइंस डिस्टिंग्विश्ड, मीन्स रिलीजन, मैजिक और साइंस के बीच में डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड द पीजन सोसाइटीज़। तो ट्राइबल और पीजन सोसाइटी में वेरियस फॉर्म ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, फेटिसिज्म, नेचुरलिज्म एंड टोटेमिज्म। जबकि जो ट्राइबल रिलीजन है वह एक चेंज के थ्रू जा चुका है ऑन द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। तो जब से आउटसाइड वर्ल्ड से इसका कनेक्शन हुआ है, ट्राइबल रिलीजन में कुछ चेंजेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। और मोर ओवर जो एक सिंगल सोसाइटी है वहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिलीजन के मीनिंग को देखते हैं तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट करता है बिलीव्स, राइट्स और रिचुअल और सुपर बीइंग को। दूसरे वर्ड में हम देखें तो रिलीजन एक बिहेवियरल पैटर्न है जिसमें कि सुपर नेचुरल बीइंग में बिलीफ होता है और जिसे पावरफुल कंसीडर किया जाता है, और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे राइट्स, रिचुअल्स, जो कि उनके नीड्स को फुलफ़िल करती है। तो मीनिंग बेसिकली बिलीव्स, राइट्स और रिचुअल्स और सुपर नेचुरल बीइंग को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और यह एक बिहेवियर पैटर्न होता है जो कि सुपर नेचुरल को पावरफुल बनाता है, और इसके फॉलोअर्स कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो कि राइट्स और रिचुअल्स होते हैं जो उनके नीड्स को फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलीजन। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एनिमिज्म के बारे में। तो E.B. टाइलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उनकी बुक थी प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें इन्होंने बताया था कि एनिमिज्म जो है वो मिनिमम डेफिनीशन ऑफ रिलीजन होता है। मीन्स का रिलीजन का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है एनिमिज्म। यह एक ट्रेडिशनल बिलीफ पैटर्न है अफ्रीकन पीपल का। इट मीन्स कि जो सोल या सुपर नेचुरल बीइंग में जो बिलीफ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यह पावरफुल है और इसलिए इसकी पूजा की जाती है। इस टाइप के रिलीजन में बहुत तरह के स्पिरिट्स होते हैं, जैसे स्पिरिट्स ड्वेलिंग इन रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड रेनफॉल। तो रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स और रेनफॉल में जो स्पिरिट रहते हैं वो इस टाइप के रिलीजन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, कोरवा ट्राइब है जहाँ पे दो तरह के स्पिरिट एग्जिस्ट करते हैं। एक है बेनिवोलेंट, जो कि किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाता है और इसकी पूजा कभी कभी की जाती है, और दूसरा जो स्पिरिट है वो है मेलवोलेंट, जिसकी पूजा बहुत की जाती है क्योंकि यह एक ईविल स्पिरिट है। तो यहाँ पे एक डर है कि यह ट्राइबल को नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसलिए इसकी पूजा बहुत की जाती है। E.B. टाइलर के अनुसार जो रिलीजन का ओरिजिन है वो एनिमिज्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे उन्होंने डीम डेप्थ एक्सपीरियंस ऑफ मैन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं एनिमेटिज्म, और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एनिमेटिज्म से रिलेटेड है, उसमें है मनाइज्म और बोंगाइज्म। तो R.R. मैरेट ने इस टर्म को कॉइन किया था इन 1900 में थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स में, और उन्होंने टाइलर्स के एनिमिज्म वाली थ्योरी का अपोज किया था कि एनिमिज्म रिलीजन का ओरिजिन है। मैरेट के हिसाब से एनिमिज्म जो है वो एनिमेटिज्म से इवॉल्व हुआ है। एनिमिज्म एक बिलीफ है जो एक कॉमन और इम्पर्सनल पावर एग्जिस्ट करता है सारे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। फॉर इंस्टेंस, जो लाइफ फोर्स किसी ट्री में एग्जिस्ट करता है वही सेम स्पिरिट जो है वो रेन, रॉक और एनिमल्स में भी एग्जिस्ट करता है। इसका जो सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल्स देखे हैं तो जो मेलानेशियन कॉन्सेप्ट ऑफ मना है, इसको माना जाता है। तो मना क्या है? तो मना एक सुपर नेचुरल पावर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स की तरह एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे दो तरह के मना होते हैं, हाई मना जिसकी पावर हाई होती है और लो मना जिसकी पावर लो होती है। तो मना जो है वो पावर, सक्सेस और स्ट्रेंथ देता है। हम
अगर मेलानेसियन की बात करें तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और इसमें न्यू गिनी, सोलोमन और फिजी जैसे आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुंडा जो ट्राइब है झारखंड का, वहाँ पे एक बोंगा पावर होता है जो माना जाता है कि ऑल पावरफुल होता है। और अमंग द मुंडा साइकिल एक बोंगा होता है जो कि ग्रेटर बोंगा और ग्रेटेस्ट बोंगा का कॉन्सेप्ट देता है। तो बोंगा के कॉन्सेप्ट में दो बोंगा की बात करते हैं, एक ग्रेटर बोंगा होता है जिसे ग्रुप फॉलो करता है, एक दूसरा होता है ग्रेटेस्ट बोंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि मोंडा ट्राइबल्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, कि एक ग्रुप ने एक फ्लैग अडॉप्ट किया था जिसपे कि पावरफुल स्टीम इंजन था, और इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन देने के लिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस सी रॉय थे, और उन्होंने दूसरे ग्रुप को एयरप्लेन का सिंबल दिया जो कि उनसे सुपीरियर था, और इसलिए एयरप्लेन वाले ग्रुप को ग्रेटेस्ट बोंगा कॉन्सेप्ट दिया गया, और जो स्टीम इंजन वाला जो बोंगा था उसको ग्रेटर बोंगा का कॉन्सेप्ट दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फेटिसिज्म के बारे में। तो जो टर्म फेटिसिज्म है ये सबसे पहले फैनल ब्रॉसेस ने यूज़ किया था। जो टर्म फेटिस होता है ये बेसिकली फेटिकोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट विच हैज़ सुपर नेचुरल पावर। तो ये एक स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें माना जाता है कि सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। तो फेटिसिज्म जो है वो किसी फेटिस ऑब्जेक्ट के वर्शिप से रिलेटेड है। और ये फेटिस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें माना जाता है कि मैजिकल पावर होती है जो उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करती है और उसकी मदद करती है, एड करती है। हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। पीस ऑफ ज्वेलरी होती है, या फिर पीस ऑफ वुड होता है, या स्टोन होता है। तो इन सब की पूजा की जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें सुपर नेचुरल बीइंग के थ्रू ऑक्यूपाइड हैं। तो इसमें एक फेटिस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। वुडोज ऑफ टोगो जो है वहाँ पे जो फेटिस ऑब्जेक्ट्स हैं वो है ब्लड, बोन, फर, क्लॉज और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये बोंडो में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे स्वॉर्ड को एक फेटिस ऑब्जेक्ट माना जाता है। और फेटिस ऑब्जेक्ट को या तो अडोर किया जा सकता है या फिर इंसल्ट भी किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इसका ऑनर है उसके विशेस को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता है। अगर ऑनर के विशेस को फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो ये इंसल्टेड होता है, और अगर उसके नीड्स को फुलफ़िल कर देता है तो यह अडोरेबल होता है। अगस्त कॉम्टे और ब्रॉसेस ने बताया कि रिलीजन का ओरिजिनेशन फेटिसिज्म से हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचुरलिज्म के बारे में। तो यह भी एक फॉर्म ऑफ रिलीजन होता है जिसको मैक्स मूलर ने एडवोकेट किया था, और इन्होंने इसको रिलेट किया था कि वर्शिपिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना की जब वर्शिप करते हैं तो ये नेचुरलिज्म में आता है। और नेचुरल फिनोमिना क्या होता है, जैसे सन, मून या अर्थ, इसकी हम पूजा करते हैं तो ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो नेचुरलिज्म का जेनेसिस है वो बेसिकली प्रिमिटिव लोगों ने ये कंसीडर किया कि जो भी वो नेचुरल फिनोमेना देखते हैं जो उनके कंट्रोल या उनके कंप्रहेंसन से बाहर है, तो उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं कि ये नेचुरल जो कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं या जो नेचुरल ये फिनोमेना है ये क्यों हो रहा है। और जब वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो इसको वो एक नेचुरल फिनोमेना का कॉन्सेप्ट दे देते हैं और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस बिलीफ के अनुसार जो बादल गरजते हैं या लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, या अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आते हैं, ये सारे ही सुपर नेचुरल पावर के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि एक रिवर में अगर फ्लड आता है तो ये ह्यूज डैमेज क्रिएट करता है, और इस वजह से लोग जो हैं
वो उस रिवर को शांत करने के लिए एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं और ये उनके पूजा करने का तरीका होता है जिससे कि वो नदी शांत हो जाए, बाढ़ शांत हो जाए। ये जो थ्योरी है ये साइकोलॉजिकल होती है और इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, ये नॉन वेरीफिएबल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोटेमिज़म के बारे में। तो इसको सबसे पहले इस्माइल दुर्खिम ने एक्सप्लेन किया था। जो वर्ड टोटेम होता है ये बेसिकली टोडम ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब से लिया गया है, जो कि एक फिनोमिना होता है जहाँ पे हर क्लैन जो है वो किसी एनिमल या प्लांट से एसोसिएटेड होता है और उनका एक मिस्टिकल रिलेशनशिप होता है। तो हर क्लैन या तो एनिमल से एसोसिएटेड होगा या फिर प्लांट से एसोसिएटेड होगा और उसके पीछे एक मिस्टिकल रिलेशनशिप होता है। तो जब भी लोग पूजा करने के लिए गैदरिंग करते हैं तो उनके बीच में सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट होती है और इस तरीके से टोटम जो है वो यूनिटी को प्रमोट करता है, जो कि रिलीजन का सोल है। तो ये टोटेमिज़म का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम टोटेमिज़म के फीचर्स को देखते हैं। तो हर सोसाइटी जो है वो सेवरल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है यहाँ पे, और हर सेगमेंट जो है वो एक मिस्टिकल रिलेशनशिप क्रिएट करता है सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट या फिर नेचुरल फिनोमिना के साथ में। और यह जो मिस्टिकल रिलेशनशिप होता है ये फर्दर जो है वो वर्शिप की तरफ लीड करता है कि ये जो मिस्टिकल रिलेशन है इसकी वजह से लोग उस चीज़ की पूजा करते हैं। उस टोटेमिक एनिमल को मारना ताबू होता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो एनिमल है वो उनके क्लैन का सेवियर है, उनको उनके क्लैन को बचाने वाला है। जो हर एक जो टोटेमिक सेगमेंट होता है वो एक एक्सोगेमिक ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कि एक एक्सोगेमिक ग्रुप बनाते हैं और उनका एक डिफरेंट टोटेम होता है इन फॉर्म ऑफ एनिमल और इन फॉर्म ऑफ ट्री। यहाँ पे टोटेम की पीरियोडिक कलेक्टिव वर्शिप होती है और जो टोटेम होता है वो एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप का भी हो सकता है। टोटेम को वर्शिप करने का तरीका क्या होता है कि लोग उस टोटेम फिगर की टैटूइंग कर लेते हैं या फिर उसका मास्क पहनते हैं या फिर स्किन क्लॉथ की तरह यूज़ करते हैं। तो ये टोटेम को वर्शिप करने का तरीका होता है। अब हम रिलीजन, मैजिक और साइंस के बीच में डिफरेंसेस को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक। तो जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस होता है रिलीजन और मैजिक के बीच में वो डिपेंड करता है एटीट्यूड पर। और एटीट्यूड किस चीज़ का? टुवर्ड्स द सुपर नेचुरल। कि रिलीजन जो एटीट्यूड रखता है सुपर नेचुरल के लिए या मैजिक जो सुपर नेचुरल के लिए जो एटीट्यूड रखता है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मैन जो है रिलीजन में वो गॉड को अपने आप से ऊपर मानता है और उनकी ब्लेसिंग्स की सीख करता है, किस तरीके से? पूजा करके, वर्शिप करके। और मैजिक में क्या होता है कि मैजिशियन जो है वो अपने आप को गॉड के ऊपर मानता है। तो यहाँ पे एक उसका एरोगेंस होता है कि वह सुपर नेचुरल को कंट्रोल करता है थ्रू द फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर्स। तो कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करता है और उसके थ्रू वो गॉड को कंट्रोल करता है। रिलीजन जो है वो सोशल होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी होता है सोशल कंट्रोल और पीस मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में, जबकि मैजिक जो होता है वो एंटी सोशल होता है। मैजिशियन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि निफेरियस होती है, इमोरल होती है और वो अपने टेक्निक्स का यूज़ करके इस इमोरल पर्पसेस को फुलफ़िल करता है। मैजिशियन फियर्ड होता है क्योंकि वो अपने रिचुअल्स अकेले में प्रैक्टिस करता है, जबकि प्रिस्ट जो होता है वो पब्लिकली वर्शिप करता है और वो रिवर्ड होता है। रिलीजन कैन बी ओरिजिनेटेड इनटू द कल्ट और सेक्ट। तो रिलीजन को कल्ट या सेक्ट में ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है लेकिन मैजिक को नहीं किया जा सकता है। और रिलीजन को कैसे कल्ट में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? जैसे टेंपल में पूजा होती है, मॉस्क में नमाज़ पढ़ी जाती है, चर्च में प्रेयर होता है। मैजिक के कुछ एलिमेंटल रिलेशन होते हैं साइंस के साथ में, और मैजिक कहीं ना कहीं उस टेक्निकल एडवांसमेंट का प्री फॉर्म होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसको रिप्लेस कर चुका है, जबकि रिलीजन में ऐसा नहीं होता है।
अब हम साइंस और मैजिक के डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। साइंस जो है वो नेचुरल वर्ड से डील करता है, मैजिक वो सुपर नेचुरल वर्ड से डील करता है। साइंस ट्रू और लॉजिकल अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, मैजिक जो है वो रॉन्ग एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। फ्रेजर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैजिक जो है वो बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस है। एटीट्यूड जो साइंस का होता है वो मैटर ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करता है, जबकि मैजिक का एटीट्यूड उसके अमेजमेंट, एक्सेप्शंस और अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। साइंस अज्यूम करता है कि सिर्फ नेचुरल कॉजेज़ ही होती हैं जो कि रिजल्ट्स देती हैं, ओनली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड यूनिफिकेशन। जबकि मैजिक में माना जाता है कि ऑकल्ट कॉज होता है। ऑकल्ट क्या होता है कि रहस्यात्मक चीज़ें होती हैं और इसमें एक अनसर्टेनिटी होती है जो कि वेरिफिकेशन को एक्सक्लूड करता है। साइंस में जो फेल्योर होता है वो ड्यू टू अनएडेक्वेट नॉलेज की वजह से होता है और इसे फर्दर रिसर्च के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। बट मैजिक में जो एरर होते हैं वो एरर इन परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स की वजह से होते हैं या फिर काउंटर मैजिक के थ्रू होता है, अगर कोई मोर पावरफुल परफॉर्मर उस मैजिक को परफॉर्म कर रहा है तो इस कंडीशन में फेल्योर ऑफ मैजिक होता है। जो साइंस के लॉज हैं वो लॉजिकली अप्लाइड होते हैं, जबकि जो मैजिक के लॉज हैं वो इलॉजिकल होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है साइंस और मैजिक के बीच में। अब हम डिफरेंस देखते हैं रिलीजन और साइंस के बीच में। तो रिलीजन जो होता है वो क्लोज सिस्टम ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स होता है, जबकि साइंस ओपन सिस्टम ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स होता है। रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं वो सेक्रेड होते हैं, जबकि साइंस जो है वो सेक्युलर होता है, कोई सेक्रेडनेस नहीं होती है। रिलीजन जो है वो उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, जबकि साइंस जो है ओपन टू क्वेश्चंस होता है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो। रिलीजन जो है वो किसी एम्पेरिकल टेस्टिंग के लिए ओपन नहीं होता है, जबकि साइंस जो है वो ओपन होता है। रिलीजन कलेक्टिव होता है, साइंस जो है वो इंडिविजुअल व्यू से होता है। रिलीजन मोर इमोशनल होता है, साइंस लेस इमोशनल या फिर इमोशनलेस होता है। रिलीजन जो है वो मोस्टली बेनिवोलेंट या फ्रेंडली होता है और सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, जबकि साइंस जो है वो मेलवोलेंट या फिर बेनेवोलेंट होता है। रिलीजन का जो एंड है वो उसमें ही है, जबकि साइंस जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। ये था डिफरेंस रिलीजन और साइंस के बीच में। अब हम मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्रीस्ट। तो प्रीस्ट एक रिलीजियस स्पेशलिस्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में होता है। प्रीस्टहुड जो है वो डेवलप्ड रिलीजन का मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन यह जो है ऑर्डर्ड प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे कल्चर रिच और कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर भी पाया जाता है। तो प्रीस्ट जो होते हैं वो यूजुअली फुल टाइम मेल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि पब्लिक इवेंट्स को ऑफिशिएट करते हैं और उनका जो स्टेटस होता है कम्युनिटी में वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस होता है। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पावर उनको भगवान या देवियों के पास पहुंचाती है वो उस प्रिस्ट के पास होता है। और प्रिस्ट आर ऑल्सो फाउंड टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन सम परमानेंट कल्ट्स। ऐसा माना जाता है कि वो ऑर्गेनाइज करता है, मेंटेन करता है कुछ कल्ट्स को जो कि परमानेंट होते हैं। जो सक्सेशन ऑफ ऑफिस होता है वो हेरिडिटरी होता है और प्राइस्ट को भी उसी रिगरियस स्ट्रक्चर में काम करना होता है जिसे कि उस ऑर्गेनाइज रिलीजन ने एक सेट ऑफ ट्रेडिशन बना के दिया है। मीन्स कि उस प्रिस्ट को भी उस सेट ऑफ ट्रेडिशंस को फॉलो करना होता है जिसे कि उस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने बना के दिया हुआ है। अब हम समन की बात करते हैं। तो सोसाइटी जो कि सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है वहाँ पे समन का प्रेजेंस दिखाई देता है। ऐसी सोसाइटियाँ बेसिकली नोमैडिक और सेमी नोमैडिक फूड कलेक्टर्स से बनी होती हैं। जो वर्ड समन है ये बेसिकली डिराइव हुआ है नेटिव साइबेरियन टंग से, क्योंकि साइबेरिया जो है वो शैमनिज़्म का एंशिएंट सेंटर है। अ समन इज़ यूजुअली अ पार्ट टाइम मेल स्पेशलिस्ट।
यहाँ पे समन जो है वो यूजुअली एक पार्ट टाइम मेल स्पेशलिस्ट होता है जो कि मैजिकल राइट्स में प्रोफिशिएंट होता है। वह एक फेयरली हाई स्टेटस होल्ड करता है अपनी कम्युनिटी में और लोग उसे अक्सर डिसीज़ेस के क्योर के लिए उन्हें बुलाते हैं। तो समन जो है वो बेसिकली सेक्रेट सॉन्ग्स, पेंटोमाइम या अदर स्पेशलाइज्ड फार्मूलाज यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। और ऑल्दो जो वेस्टर्नर्स हैं उन्होंने समन को एज विच डॉक्टर भी बोला है, बट एक्चुअली में यह कहीं उससे ज़्यादा पोटेंट या इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि वेस्टर्नर्स ने इसे विच डॉक्टर बोला है। जो समन एक्टिविटी होती है वो तब प्लेस होती है जब समन जो है वो ट्रांस सिचुएशन में जाता है, मेडिटेशन के कंडीशन में जाता है। और इस ट्रांस सिचुएशन में जाने के लिए बहुत सारे टिपिकल मेथड्स होते हैं। उसमें होता है फास्टिंग, द यूज़ ऑफ साइकेडेलिक मशरूम्स जिसे हम मैजिक मशरूम्स भी बोलते हैं, पियोटे। पियोटे एक स्मॉल सॉफ्ट ब्लू ग्रीन स्पाइनलेस कैक्टस होता है, कैनेबीज होता है, आयोहुस्का होता है जो कि एक प्लांट होता है, बेनिस्टेरियोप्सिस कैपी, और उसके जूस को बोला जाता है, सेल्विया टोबैको होता है, डांसिंग होता है, सिंगिंग और ड्रमिंग टू अ हिप्नोटिक रिदम होता है, डेडली नाइटशेड होता है, स्वीट लोजेस होता है और विजन क्वेस्ट्स होता है। तो ये सारे टिपिकल मेथड्स होते हैं फॉर द इंड्यूसिंग अ ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं साउथ अमेरिका के, जहाँ पे समन जो है वो एक एनुअल स्पिरिचुअल ट्रिप करता है, और वो ट्रिप कहाँ होती है, बॉटम ऑफ द सी में। और किस चीज़ के लिए होती है, टू परसुएट द सी गॉडेस। तो सी गॉडेस को परसुएट करने के लिए होती है कि वो सी रिसोर्सेज को एक और साल के लिए एबंडेंस करे। समन इज़ कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट सोसाइटीज़। तो समन को डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट सोसाइटीज़ में। अगर हम भुइया ट्राइब की बात करें जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे दसारी बोला जाता है समन को। मारिया गोंड में सिरा बोला जाता है और भील में इसे भोपा बोला जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और समन ऑफन इन्वॉल्व होता है हीलिंग में, और इसीलिए इसे मेडिसिन मैन भी बोला जाता है। तो ये था समन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिन मैन के बारे में। तो मेडिसिन मैन को हम मेडिसिन पर्सन या हीलर भी बोलते हैं, और यह एक इंडिजीनियस सोसाइटी का मेंबर होता है जो कि मैजिकल या फिर केमिकल जो पोटेंसीज़ होती हैं उसका नॉलेज रखता है। और जो ये मैजिकल या केमिकल पोटेंसीज़ होती हैं इसमें बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं, और यह रिचुअल्स में स्किल्ड होता है जिससे कि वह इन सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर करता है। इस टर्म का मोस्ट वाइडली यूज़ किया गया है अमेरिकन इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यह और जगह पर भी अप्लाई होता है। डिस्पाइट द टर्म्स नॉमेनक्लेचर, जो मेडिसिन मैन है वो बेसिकली मैन को डिफाइन कर रहा है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट टर्म वीमेन ऑल्सो परफॉर्म दिस फंक्शन इन मेनी सोसाइटीज़। तो मेडिसिन पर्सन जो है वो कॉमनली एक किट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैरी करता है जिसमें फीदर ऑफ द पर्टिकुलर बर्ड्स, सजेस्टिवली शेप्ड और द मार्क्ड स्टोन्स, पोलन, हेल्यूसिनोजेनिक और द मेडिसिनल प्लांट्स, और भी आइटम्स होते हैं जो कि हीलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सरर के बारे में। अजांडे ऑफ सूडान के स्टडी में इवांस प्रिटिचार्ड ने रिफ़र किया था सोर्सरी को कि एक मैजिकल स्ट्रेटजी होता है जिसमें प्रैक्टिशनर ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता है हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स के लिए। जो विचेज या सॉर्सरर होते हैं वो स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं डिजीज़ को इन्फ्लिक्ट करने के लिए, या फिर पॉइज़न का यूज़ करते हैं दूसरे इंडिविजुअल या फैमिलीज़ के लिए। सॉर्सरी के रोल को हम देखते हैं। तो अफ्रीका, न्यू गिनी या नॉर्थ अमेरिका के ट्राइबल ग्रुप्स में सॉर्सरी को यूज़ किया जाता है सोशल रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने में, और बहुत सारे ट्राइब्स में सॉर्सरी का यूज़ होता है फर्टिलिटी और गुड हेल्थ के लिए।
और जो स्पिरिट्स होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए। कुछ दूसरे टाइप के भी जो सॉर्सरी होती है वो लोगों को हार्म पहुंचाने में यूज़ की जाती है, जिससे कि जो सॉर्सरर होता है, जो इसको प्रैक्टिस करता है, वो उन लोगों से हेट करता हो, तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए सॉर्सरर प्रैक्टिस करता है। अब हम बात करते हैं विचक्राफ्ट के बारे में। तो सॉर्सरर और विचक्राफ्ट को बेसिकली इवांस प्रिटिचार्ड ने ही रेफ़र किया है, और इन्होंने अजांदे ट्राइब पे ही स्टडी किया है रिगार्डिंग द विचक्राफ्ट। और विचक्राफ्ट को ऐसा माना जाता है कि इसके पास ऐसे एबिलिटी होती है जो कुछ लोगों को हार्म पहुंचा सकती है। इवांस प्रिटिचार्ड ने बताया था कि कुछ अजांडे जो हैं वो एक मांगू सब्सटेंस इनहेरिट करते हैं जो कि उनकी बॉडीज़ में एम्बेडेड होती है, और यह सब्सटेंस जो है वो उनको कैपेसिटी देती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। और इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल को ये विश करना पड़ता है कि दूसरे को बीमार कर दे, और इस तरीके से वो जब दूसरों को बीमार करने की सोचता है और वो सामने वाला इंसान अगर बीमार हो जाता है तो माना जाता है कि वो बोरो मांगू या फिर विच हो चुका है। विच जो है अपनी पावर को सेंड करता है नाइट में उस विक्टिम के शरीर से एक वाइटल ऑर्गन को चुराने के लिए। प्रिटिचार्ड ने कंक्लूड किया था कि अजांडे के बीच में विचक्राफ्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिसफॉर्चून को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कोई भी मिसफॉर्चून होता है जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं नॉन कॉजेस से, तो उसको विचक्राफ्ट एट्रीब्यूट कर देते हैं। इंडियन ट्राइब्स की बात करें तो हो, मुंडा, ओरांव, संथाल, इन इंडियन ट्राइब्स में विमेन विचेस भी होती हैं, और खरिया ट्राइब में विचक्राफ्ट को एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है, और विचेस को सोसाइटी और इनके गॉड्स के लिए एनिमीज़ माना जाता है। इनको हेट किया जाता है और इनसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है जो विचक्राफ्ट को प्रैक्टिस करता है। अब हम रिलीजन और मैजिक के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो इनएक्सट्रिकेबिलिटी रिलीजन एंड सोसाइटीज़ का फर्स्ट फंक्शन है। तो जो रिलीजियस आइडियाज़ होते हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज़, कस्टम्स और लाइफस्टाइल और बहुत सारे टर्म से एक्सप्रेस किए जाते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये रिलीजन के थ्रू ही लेजिटिमाइज भी होती हैं। तो अगर कोई भी रिलीजन में चेंज आता है तो यह सोशल चेंज होता है। तो अच्छा चेंज अगर आया तो एक गुड सोशल चेंज होता है, और एक बुरा चेंज आया तो एक बैड सोशल चेंज होता है। सेकंड फंक्शन की बात करें, विल्सन ने अर्ली 1980s में एक स्टडी कंडक्ट किया था यह पता लगाने के लिए कि लोगों का एटीट्यूड रिलीजन के लिए क्या है, और उन्होंने यूएसए और यूके में स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि 90 to 90% लोग जो हैं यूएसए में वो गॉड में बिलीव करते हैं, 80 to 85% लोग यूके में गॉड में बिलीव करते हैं। तो यह एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि ये जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं यूके और यूएस जैसे, वो लोग भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, क्योंकि यह एक्सप्लेन करता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस है, और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए रिलीजन का हेल्प लिया जाता है। तो इसलिए ऐसे मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ में भी लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब हम साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो रिलीजन प्राइमरली टीच करता है लोगों को कि कैसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को हैंडल किया जाए कंट्रोल मैनर के थ्रू, कैसे अप्रहेंशंस, टेंशंस और एंजाइटी को रिड्यूस किया जाए फ्रॉम द मैंस माइंड। एंड फॉर दैट रिलीजन एंड मैजिक गो हैंड इन हैंड, और इसके लिए रिलीजन और मैजिक आगे आते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है कि यह सोशल ऑर्डर और सोशल इंटीग्रेशन को मेंटेन रखता है। अब हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में रिलीजन के सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में रिलीजन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो रिलीजन जो है वो लोगों के डे टू डे लाइफ के कॉन्ट्रडिक्शंस को हटाता है। ये लोगों को एक सेंस ऑफ प्रॉमिस प्रोवाइड कराता है जो कि एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उनके सर्वाइवल या कॉन्टिन्यूटी के लिए। यह टेंशन और एंजाइटी को एलिमिनेट करता है मैंस माइंड से, और उनको इफेक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प करता है। यह सोशल कंट्रोल करता है, और यह एथिक्स और मोरालिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है
ताबू। तो जो वर्ड ताबू है वो बेसिकली ओशियानिक वर्ड टैबू या फिर टापू से डिराइव्ड है और इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, टैबू जो है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोहिबिशन होता है जिसका वॉयलेशन ऑटोमेटिकली या फिर सुपर नेचुरल मीन से एक अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोड्यूस करता है। कि अगर आपने किसी चीज़ को नहीं माना, अगर वो टैबू है, आप फिर भी उस फंक्शन को कर रहे हो, तो उसकी वजह से अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे इलनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है, ड्रॉट या डिजास्टर आ सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक फेल्योर्स भी हो सकते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो टैबू जो है वो एक रिचुअल प्रोहिबिशन होता है और इसका एक निगेटिव कंपल्सन होता है कल्चर का। टैबू जो है वो एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट होता है और यह एसोसिएशन फियर ऑफ सुपर नेचुरल की वजह से होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि टैबू एज ए टूल ऑफ सोशल कंट्रोल होता है। तो जो एक्ट्स टैबू के द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं वो एंटी सोशल होते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, एडल्ट्री हो गया, होमिसाइड हो गया। तो ये सारे एंटी सोशल होते हैं और जब हम टैबू में बिलीव रखते हैं तो यह इन एक्ट्स को डिस्करेज करता है। तो इस तरीके से टैबू जो है वो सोशल कंट्रोल या फिर सोशल वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है। अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं टैबू के। पहला होता है फूड टैबू, जिसमें कि टोटेमिक बिलीव्स होता है। दूसरा होता है सेक्स टैबू, जिसमें सेक्स टैबू, लैक्टेशन पीरियड, मैजिक एंड रिलीजियस परफॉर्मेंसेज होते हैं। हम रिचुअल टैबू की बात करें तो यहाँ पे हम टोडा डेयरीज की बात करते हैं। तो टोडा ट्राइब्स में जो काऊ मिल्क होता है वो टोडा ट्राइब्स कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि काऊ का मिल्क टैबू है उनके लिए। उनका ये मानना है कि जैसे ह्यूमन मदर का जो मिल्क होता है वो उनके इन्फेंट के लिए होता है, वैसे ही जो काऊ मिल्क होता है वो बछड़े के लिए होता है। इसीलिए रिचुअल टैबू में टोडा डेयरीज का कॉन्सेप्ट आता है। प्रोटेक्टिव टैबूज़ की बात करें तो प्रोटेक्टिव टैबू में चिप्स, किंग्स या न्यूबॉर्न या फिर डेड बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।